सरकारी क्षेत्र को सरकार ने खत्म कर दिया, निजी क्षेत्र सारा खोल दिया, निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन किया नहीं। तो क्या SC/ST समाज के साथ ये धोखा नहीं है? क्या ये बेईमानी नहीं है? क्या देश के जो शांति प्रिय समाज है उसे सड़क पर लाने की कोशिश नहीं है सर? क्या ये अंदर SC के अंदर ST के अंदर झगड़ा कराने की कोशिश नहीं है सर? लेकिन आप अम्बेडकर की स्टैचू को हटा देना, दोनों चीजों में कोई ना कोई बात तो है, आप समझिए। और ये जो SC/ST समाज के लोग हैं, ये देश को बनाना भी जानते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानते हैं। जिस दिन ये SC/ST समाज बिगड़ गया, इतनी फौज, इतनी पुलिस इस सरकार के पास नहीं है जो इन्हें संभाल पाएगी। मेरा निवेदन है, सवाल मत पूछिएगा सरकार किस दल की है, ये देखिए सरकार चला कौन रहा है। 5 साल सरकार चली है इस देश में बहुजनों की, उत्तर प्रदेश के अंदर कितना अमन, चैन, सुख, समृद्धि, शांति, कितने बलात्कार हुए, एक रिकॉर्ड निकालिएगा। सवाल ये नहीं है सरकार किस पार्टी की है, सवाल ये है कि सरकार चला कौन रहा है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सा नेता बढ़िया है। हमारे लिए BP मौर्य साहब बहुत बढ़िया नेता थे, मायावती जी हमारे लिए बहुत बढ़िया नेता हैं, हमारे लिए पासवान साहब बहुत बढ़िया नेता, हमारे सुशील कुमार शिंदे, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने समय में समाज के लिए थोड़ा घना जो भी का जो फैसला आया था SC/ST रिजर्वेशन को लेकर, जो वर्गीकरण और क्रीमी लेयर की जो बात की गई थी, सरकार ने कहा कि इस फैसले को हम लागू नहीं करेंगे। क्या कहना है इस पर आपका सर? देखिए, सरकार के विषय में जो हमने पहले देखा है, जब 1997 में आरक्षण के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए थे, तब हम लोगों ने अपने सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के महासंघ के माध्यम से दिल्ली की धरती पर लाखों लोगों को देश के कोने कोने से बुलाया था। 3 दिन तक संसद बंद रहा। 1999 में, 97, 98, 99 में लाखों लोग की रैली हुई। तत्कालीन प्रधानमंत्री और तत्कालीन सरकार को, अटल बिहारी वाजपेयी साहब उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करके हमारे आरक्षण को बचाने का काम किया। इसके बाद में जब 2 अप्रैल 2018 को हमारे पूरे देश के हमारे समाज ने भारत को बंद किया, तो भारत की सरकार ने संविधान में संशोधन करके SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को वापस करने का काम किया। इसके बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में, यानी यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन समाप्त किया SC/ST का, तो उसके बारे में भी सरकार ने संविधान में संशोधन करके यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में, यानी विश्वविद्यालयों में रिजर्वेशन को बहाल करने का काम किया। सरकार ने जो अभी उस दिन, ये 9 अगस्त को, जब हम लोग जंतर मंतर पर हम लोग इकट्ठा होकर के देश के कोने कोने से जो लाखों लोग आए, और हम लोगों ने जब अपनी मांग रखी कि भाई हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को यथास्थान पर स्थापित अगर आप 14 अक्टूबर 2024 तक कर देते हैं तो हम आपका धन्यवाद करेंगे, और नहीं करते हैं तो 14 अक्टूबर 2024 को दिल्ली की धरती पर रामलीला मैदान के अंदर देश के कोने कोने से लाखों करोड़ों लोग बुला करके हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा दिए गए बौद्ध धर्म को स्वीकार करने का कार्य करेंगे। इस संबंध में ये मांग पत्र पूरे देश के लोगों के सामने हमने इसको जंतर मंतर पढ़ा, समाज के लोगों ने हाथ उठा करके इसको पारित किया, और इसके बाद भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को इसकी कॉपी हमने रिसीव करा करके असेंबली में बांटा। उनको इस मामले में समाज की भावनाओं से हमने उनको आगाह करा दिया है। अभी आपने सवाल किया कि सरकार ने कहा है कि हम क्रीमी लेयर कंसेप्ट को लागू नहीं करेंगे, ये उन्होंने कहा है, लेकिन मैंने कई जगह पढ़ा है कि इसकी अभी वो समीक्षा करेंगे। अब समीक्षा करेंगे या लागू नहीं करेंगे, दोनों बातों में बड़ा अंतर है। मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार को सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट आया है, इस पर तुरंत संविधान में संशोधन करके इसमें तुरंत इस आदेश को इसी तरह निरस्त करना चाहिए जिस तरीके से मित्तल साहब सुप्रीम कोर्ट के जज 2018 में जब जजमेंट दे रहे थे SC/ST एट्रोसिटी एक्ट पर, उसको निरस्त किया गया। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने 5 आदेश जारी किए, उनको निरस्त किया गया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया, उसको निरस्त किया गया। तो मैं समाज का एक जिम्मेदार, मैं कहूँगा कि एक व्यक्ति होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते भारत की सरकार से पुरजोर मांग करता हूँ कि आपको तत्काल प्रभाव से संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस निर्णय को निरस्त करने का कानून तुरंत पास कर देना चाहिए, जिससे कि SC/ST समाज में जो असंतोष बढ़ रहा है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ, उसको नियंत्रित किया जा सके और समाज में एक रचनात्मक वातावरण पैदा किया सके। तो क्या सरकार गुमराह कर रही है, बर्बली क्या कर रही है? देखिए, जब तक एक गांव की कहावत है, अंधेरी अंधी तेरा भैया आया है, जब तक गोद में ना आ जाए, जब तक कुछ कह नहीं सकते। जब तक सरकार संविधान में संशोधन करके कानून नहीं बना देती है,
तब तक इस आश्वासन को तो आश्वासन ही माना जाएगा। इसको हम लोग एक ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये निर्णय हो चुका है। निर्णय जब हो जाएगा, सरकार इसमें जब इसको कानून बना देगी तो सरकार का हम धन्यवाद करेंगे। जिस तरीके से 3 आरक्षण विरोधी आदेश वापस करने के लिए हमने पार्लियामेंट एनेक्सी में तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, उनका हमने धन्यवाद प्रस्ताव किया था, उनको बुलाया था, उनका धन्यवाद किया था। अगर सरकार ऐसा करती है तो हमारा समाज सरकार का इस कार्य के लिए धन्यवाद करेगा। लेकिन 21 तारीख को जो है भारत बंद की भी कॉल दी गई है इसी के संबंध में, तो उस बारे में सर क्या राय है? मेरा ये जो आप कह रहे हैं, ये मेरी उसी बात की पुष्टि कर रही है कि बढ़ता हुआ जन आक्रोश को अगर नियंत्रण करना है तो इसके लिए सरकार को अविलंब वो कदम उठाने चाहिए जिससे समाज में असंतोष पैदा ना हो। 21 तारीख का भारत बंद भी जिन लोगों के द्वारा भी इसको कॉल दी गई है, आज समाज के जितना मेरे पास, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का व्यक्ति हूँ, पूरे विश्व और दुनिया में मेरा सब लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं। मेरे पास जो कम्युनिकेशन आए हैं 21 तारीख के बारे में, पूरे देश में ये मैसेज जन जन तक पहुँच चुका है कि 21 तारीख को भारत बंद है। सरकार के इस बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को हटाने के खिलाफ और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। तो अगर 21 तारीख को भारत बंद होता है, 2 अप्रैल 2018 की पुनरावृत्ति होती है, तो मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कहूँगा कि भारत सरकार इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। लेकिन केपी चौधरी साहब, एक बात बताइए, क्रीमी लेयर लागू क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अभी तक जो देखा जा रहा है, जो लोग रिजर्वेशन के बाद अपने स्तर को उठा चुके हैं आर्थिक तौर पे भी, फाइनेंशियल तौर पे भी, तो क्यों ना उससे नीचे वाले पायदान को, क्योंकि अभी तक ये देखा गया जो परिवार को रिजर्वेशन मिल रहा है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी, चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब का रिजर्वेशन है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लॉट में, वही लोग ज़्यादातर फायदा उठा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल सच्चाई है। तो क्यों नहीं उसमें ये होना चाहिए कि जिनको नहीं मिला है उनके लिए कुछ ज़्यादा किया जाए? इसमें कहाँ दिक्कत है? मैं आपकी जानकारी अपडेट कर दूं। जी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश का राष्ट्रीयकरण किया था, देश में बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए गए थे, तेल कंपनियां, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब जा कर के घर घर में सरकार की नौकरी के रूप में, एक रोशनी के रूप में रोजगार के अवसर मिले थे। आज की स्थिति ये है, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में जो आए थे, आज करीब 6 लाख के आसपास सरकार की नौकरी में लोग बच रहे हैं। सरकार की नौकरी तो तमाशा है, ये तमाशा है, समाज को बांटने की एक साजिश है। चाहे इसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, चाहे इसमें भारत सरकार भी शामिल है, चाहे दोनों शामिल नहीं है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूं कि इसमें कौन कौन शामिल है, लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि सब भारत का एक ऐसा तबका इस षड्यंत्र का में शामिल है जो एससी समाज को और एसटी समाज को आपस में बांटना चाहता है। साथ साथ आज के समय में भी इतने बच्चे टॉप करने के बाद, जहाँ टीना दाबी टॉप करती है, जहाँ बच्चे दूसरी सर्विस में टॉप कर रहे हैं, आज भी देश के किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर सरकारी वैकेंसीज का कोटा पूरा नहीं किया गया है। मैं कहना चाहता हूं, जो बच्चा झाड़ू से अपनी पूजा शुरू करता है, अपने कार्य सुबह झाड़ू से शुरू करता है, झाड़ू को असर माथे लगा करके, जब स्कूल जाएगा ही नहीं, तो अगर पढ़ेगा ही नहीं तो सरकार की नौकरी में आएगा कैसे? जरूरत तो इस बात की थी कि 4 लाख करोड़ रुपया जो SC ST के डेवलपमेंट का इंदिरा गांधी जो SC प्लान, ट्राई सब प्लान बनाकर गई थी, अगर सरकार ईमानदार होती, अगर सरकार में ऑनेस्टी होती, ये सरकार SC ST के प्रति में दर्द होता, तो 4 लाख करोड़ से हमारे गरीब बच्चों के लिए हर तहसील के स्तर पर 1000 बच्चों का रेजिडेंशियल स्कूल बना के देती। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की पॉलिसी के तहत नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक का बच्चा जब बढ़ के आता, उसमें वाल्मीकि भी होता, उसमें चमार भी होता, खटीक भी होता, धोबी भी होता, और सारे बच्चे जब पढ़ करके निकलते और कंपटीशन करते, बराबर दौड़ते, तो उसमें वाल्मीकि बच्चा भी जाता, IAS बनता, उसमें चमार बच्चा भी जाता, खटीक भी जाता। आप बताइए, जिस बच्चे को स्कूल ही नहीं मिल रहा है, आज जहाँ जिस स्कूल में 6 पैसे फीस थी, आज वहाँ 50,000 कर दी गई है, जहाँ पर 600 रुपये फीस थी वहाँ 6 लाख कर दी गई है। आज की स्थिति तो ये है। अरे जरूरत तो इस बात की है कि हमारे SC समाज का जो गरीब तबका है, जिसको वाल्मीकि समाज के नाम से जाना जाता है, जिसको दूसरे समाज के नाम से जाना जाता है, उन बच्चों के एजुकेशन का क्या सरकार ने कोई इंतजाम किया? क्या सरकारी क्षेत्र को क्यों निजीकरण किया गया? सरकारी क्षेत्र खत्म करके पूना पैक्ट के तहत बाबा साहब अम्बेडकर गांधी के बीच जो पैक्ट हुआ, उसमें सिर्फ सरकारी क्षेत्र में नौकरी का प्रावधान किया गया था। सरकारी क्षेत्र को सरकार ने खत्म कर दिया, निजी क्षेत्र सारा खोल दिया, निजी क्षेत्र में रिजर्वेशन किया नहीं। तो क्या SC ST समाज के साथ ये धोखा नहीं है? क्या ये बेईमानी नहीं है? क्या देश के जो शांति प्रिय समाज है उसे सड़क पर लाने की कोशिश नहीं है सर? क्या ये अंदर SC के अंदर ST के अंदर झगड़ा कराने की कोशिश नहीं है? सर, लेकिन आप एक बात बताइए, आपने अभी खुद ही कहा कि जब सरकारी नौकरी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो धीरे धीरे करके सब प्राइवेट को दे दिए जा रहे हैं, तो फिर भी जहां भी हम देखते हैं अभी जो भी संगठन है वो आरक्षण की लड़ाई लड़ते नजर आता है सरकारी नौकरी में। उसके लिए क्या कुछ अच्छा प्लान नहीं होना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर? देखिए, ऐसा है, 1997 में जब हमने आंदोलन शुरू किया था,
हमने कहा था निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो, सरकारी क्षेत्र का निजीकरण बंद करो, निजी क्षेत्र का आरक्षण लागू करो, देश की बंजर जो जमीन पड़ी है उसको उपजाऊ बना के SC ST समाज में उसका बंटवारा करो, देश में प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी अमेरिका वाला सिद्धांत लागू करके देश के रोजगार में SC ST के लोगों को नौकरी मांगने के अवसर प्रदान करो, देश के अंदर जो भी रोजगार पैदा होता है उसमें SC ST की भागीदारी उनकी जनसंख्या अनुपात में सुनिश्चित करो। ये सारे मुद्दे 1997 से हम लोग बराबर उठाते चले आ रहे हैं। जब सरकार की नौकरी में थे तब भी जेल गए थे, सस्पेंड हुए थे, 10-10 महीने का सस्पेंशन झेला था समाज की आवाज़ उठाने के लिए। आज सरकार की नौकरी में नहीं है, एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, 40 लाख लोगों का संगठन जिसमें 6 लाख नौकरी में और 34 लाख अब बाहर हो चुके हैं, उनके संगठन के भी राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी है और LIC संगठन का भी SC ST समाज की जिम्मेदारी हम लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं कि उसके साथ न्याय किया जाए। सर एक बाबा साहब की मूर्ति पे मेरा एक सवाल है। बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्ति पार्लियामेंट से हटाई गई, उसके पीछे आप जो खास कारण है उन पे जाने की कोशिश करता हुआ मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा साहब के जन्मदिन वाले दिन और उनके परिनिर्वाण दिवस वाले दिन कई लाख लोग इकट्ठा वहाँ होते थे? कहीं ऐसा तो नहीं सरकार ये डर गई हो कि किसी दिन ये बहुजन समाज के लोग संसद भवन के ऊपर कोई उत्पात न मचा दें, जिस तरह से भी बांग्लादेश में हुआ, एक बार अमेरिका के वहाँ पर हुआ राष्ट्रपति भवन में, तो कहीं इसलिए तो जानबूझ के उस मूर्ति को नहीं हटाया कि आम आदमी वहाँ जाना ही बंद कर देगा, क्योंकि 2 ही दिन के लिए दरवाजे खुलते हैं उस बिल्डिंग के। दोनों किसी भी संभावना से इस देश में इनकार नहीं किया सकता। मैं किसी चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन किसी भी संभावना से इनकार भी नहीं कर रहा। लेकिन संगोल की स्थापना जो राजशाही का द्योतक है और बाबा साहब के अम्बेडकर की स्टैचू को हटा देना, दोनों चीज़ों में कोई ना कोई बात तो है, आप समझिए। और ये जो SC ST समाज के लोग हैं, ये देश को बनाना भी जानते हैं और अपने अधिकारों के लिए लड़ना भी जानते हैं। जिस दिन ये SC ST समाज बिगड़ गया, इतनी फौज, इतनी पुलिस इस सरकार के पास नहीं है जो इन्हें संभाल पाएगी। मेरा निवेदन है भारत सरकार से, ये शांति प्रिय समाज है, देश की प्रगति के लिए काम करता है, खेतों में काम करता है, गन्ना बोता है, धान बोता है, कपास बोता है, तब जाकर एक कृषि प्रधान देश बनता है। शहर में ईंट होता है, सरिया होता है, तब देश का मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, सड़कें बनाता है, तब जाकर इस देश का शहरी विकास होता है। उसके बावजूद भी इन लोगों का इस देश के संसाधनों में किसी प्रकार की कोई हिस्सेदारी भागीदारी नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि शांति प्रिय समाज को छेड़ा ना जाए, इसको छेड़ा ना जाए, इसको प्रवोक ना किया जाए। अगर ये प्रवोक हो गया, बिगड़ गया, तो 2 अप्रैल 2018 की पुनरावृत्ति अगर इस देश में होती है तो ना सरकार के लिए हक में होगा, ना ही SC ST समाज के हक में होगा। सर अभी जब से ये सरकार आई है, रेप की घटनाओं में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है और खास तौर से जहां जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर देखिए, मैं इस बात से संगठनों का कोई ज्यादा खास, मैं यहाँ पर एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि मैं भाजपा की सरकार या कांग्रेस की सरकार या किसी और की सरकार की बात नहीं कर रहा। सरकारें जो भी है, सामंतवादी व्यवस्था का एक सिस्टम है। मेरी बात सुनिए, सरकार चला कौन रहा है ये देखिएगा। ये आप ये सवाल मत पूछिएगा सरकार किस दल की है, ये देखिए सरकार चला कौन रहा है। 5 साल सरकार चली है इस देश में बहुजनों की, उत्तर प्रदेश के अंदर कितना अमन, चैन, सुख, समृद्धि, शांति, कितने बलात्कार हुए, एक रिकॉर्ड निकालिएगा। सवाल ये नहीं है सरकार किस पार्टी की है, ये सवाल ये है कि सरकार चला कौन रहा है। अगर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर ये कहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं, और वहां पर राहुल गांधी चुप रहता है, अखिलेश यादव चुप रहता है, जिन्होंने संविधान दिखा करके वोट लेकर के अपने आप को लोकसभा मजबूत करने का काम किया, उनकी जिम्मेदारी बनती थी दोनों नेताओं की कि वो इसका निर्णय का विरोध करते, और उन्होंने अपने ही चीफ मिनिस्टर के माध्यम से, जो आपका आंध्रा के साथ जो स्टेट है दूसरा वाला तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के माध्यम से उन्होंने कहलवाया कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। तो सवाल ये है जो आप कह रहे हैं कि सरकार चला कौन रहा है, सरकार चलाने वाले की नीयत क्या है। सर ठीक है, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से अभी बाबा साहब की प्रतिमा के लिए जंतर मंतर पर एक बड़ा जन समूह वहाँ पर इकट्ठा हुआ, जैसे अभी मुजफ्फरनगर में घटना हुई है, बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है, 14 साल की नाबालिग, मुजफ्फरपुर बिहार में 14 साल की बच्ची के साथ में, इस तरह की रेप की घटना पे आपके संगठन काम क्यों नहीं करते? बहुजन समाज देखिए, आज सुबह आपने हमसे निर्भया के लिए पूरा देश मोहम्मद बहुजन समाज के लोग भी जला रहे थे, उसके लिए क्यों नहीं आ गया रहे आपके संगठन? आज सुबह आपने हमारे संज्ञान में दूरभाष पर जब हमारी आपसे बात हुई, आपने आज सुबह हमें ये बताया है कि ये प्रकरण इस तरीके से हुआ है। आपसे हमने तुरंत कहा कि उस बच्ची को बुलाओ, राष्ट्रीय आयोग आज हमारे कार्यालय में आ रहा है,
हम उस बच्ची को राष्ट्रीय आयोग के माननीय सदस्य के सम्मुख जो है, ये दूसरा केस है सर, सर, ये वो तो दूसरा मान केस ये दूसरा केस है सर, जिसके लिए मैंने आपको कॉल किया। देखिए मेरा कहना यह है हाँ। कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में एक कार्यकर्ता के रूप में जो भी संज्ञान में हमारे आता है, चाहे राजस्थान का जालोर का मसला रहा हो, चाहे पाली राजस्थान का मसला रहा हो, और चाहे देश के किसी भी कोने में कोई अट्रॉसिटी रही हो, हमारा इतिहास है कि हमने उस घटना का पुरजोर विरोध किया और सरकार से दोषी लोगों को उनको सजा दिलाने की हमेशा हमने मांग की है। सर, बात हम उसी पे आते हैं, जो मुद्दा जो आरक्षण की बार बार बात करी जाती है, जैसे हमारे साथी भी कह रहे हैं कि आरक्षण छोड़ दो, जो अमीर हो गया। ये कोई अमीर बनने की योजना थोड़ा ही है सर आरक्षण। नो। तो बार बार इसी बात को कहा जाता है। देखिए आरक्षण एक सामाजिक, देखिए दो चीज़ों को समझ लीजिएगा। ट्राइबल्स का आरक्षण एरिया के आधार पर है, उसमें ब्राह्मण भी उस एरिया में होगा, उसे भी आरक्षण मिलता है एसटी का। अगर कोई उसमें बनिया, उसे भी आरक्षण मिलता है। वो ट्राइबल है जो पिछड़ा एरिया है, उसका आरक्षण का आधार है ट्राइबल एरिया, समझे बात आप। एससी का जो आरक्षण है वो प्योरली भारत की सामाजिक व्यवस्था में जो दिक्कतें हैं, जो भेदभाव है, और वो भेदभाव इस सरकार, इस देश में मंत्री के साथ भी होता है जो एससी है, वो आईएएस के साथ भी होता है, और आईएएस के बच्चे के साथ भी होता है, एक क्लर्क के साथ भी होता है, गांव के जो गांव का गरीब एससी उसके साथ भी होता है। अत्याचार जातिगत आधार पर जैसा गांव के गरीब आदमी के साथ होता है, वैसा ही एक मंत्री जो केंद्र सरकार में बैठा हो उसके साथ होता है। जब उसको विभाग बांटा जाता है तो उसको हमेशा सामाजिक न्याय का विभाग दिया जाता है, उसे कभी भी वित्त मंत्री नहीं बनाया। भारत के इतिहास में किसी भी अनुसूचित जाति समाज के आदमी को आज तक देश का वित्त मंत्री नहीं बनाया गया। तो जातिगत भेदभाव एक मंत्री के साथ भी है और एक गांव में जो खेत में काम कर रहा है उस मजदूर के साथ भी है, और ये आरक्षण जातिगत भेदभाव, सामाजिक भेदभाव के आधार पर है, इसलिए इसमें कोई एबीसीडी कैटेगराइजेशन नहीं किया जा सकता। लेकिन सर इसमें एक सवाल ये भी है ना कि जो लोग रिजर्वेशन लेकर के इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए, वो कौन सा अपने समाज के अपने से जो नीचे वाले लोग हैं उनको जाकर के कहाँ देखते हैं? गांव छोड़ के आ जाता है आदमी, गांव में जाकर के एट्रोसिटी होती कभी जाकर के देखता भी नहीं है। वही पढ़ा लिखा आईएएस आईपीएस बनने के बाद फिर ऐसे रिजर्वेशन का क्या फायदा है? सामाजिक ढांचे के लिए दिया गया, ठीक है, क्योंकि सामाजिक उसका जातिवादी शोषण होता है, फिर भी होता है पोस्ट पर पहुंचने के बाद, लेकिन वो कौन सा अपने से नीचे वाले को जाकर के उस चीज में कहीं हेल्प करता है क्या? देखिए मेरा यहाँ 95% मेरा आपके सवाल का जवाब ये है, ये हमारे समाज का आंतरिक मामला है। इसमें सरकार या दूसरे समाज को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, समझिए बात आप। हमारे समाज में अगर कोई कहीं सुधार की गुंजाइश है तो हम लोग आपस में मिल बैठ कर सुधार को कर सकते हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है कि कौन सा नेता बढ़िया है। हमारे लिए बीपी मौर्य साहब बहुत बढ़िया नेता थे, मायावती जी हमारे लिए बहुत बढ़िया नेता हैं, हमारे लिए पासवान साहब बहुत बढ़िया नेता, हमारे सुशील कुमार शिंदे, हमारे समाज के जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी अपने अपने स्तर पर अपने अपने समय में समाज के लिए थोड़ा घना जो भी किया है, हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। वो हमारे बीच में झगड़ा कराने वाले ये सामान्य जाति के लोग कौन है यार? हम अपनी व्यवस्था खुद देख लेंगे ना अंदर। अगर हमारे अंदर कहीं कोई सुधार की गुंजाइश है तो सुधार कर लिया जाएगा, बट सवाल यह है कि हम अपने समाज की ठेकेदारी दूसरों को नहीं दे सकते। चलिए ठीक है सर।